Dear students, so today we are going to start a fresh topic which is the accounting standard 19 लीज। लीज टॉपिक हम लोग बिगिन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या स्टडी करना है, इंट्रोडक्शन इसकी देखिए आप लोग। लीज में इंट्रोडक्शन में क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है लीजेस, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रिस्क्राइब फॉर द लीजर एंड द लीजी। लीजर कौन होता है, जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है। लीजी कौन होता है, जो प्रॉपर्टी लीज पे लेता है। क्या होता है सर लीज होता क्या है, सब मैं बताऊंगा। इसका इस स्टैंडर्ड को AS 19 को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या था। ऑब्जेक्टिव्स टू प्रिस्क्राइब फॉर द राइट ऑफ द लीजर एंड द लीजी रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी यूज्ड इन केस ऑफ द लीज एग्रीमेंट। लीज एग्रीमेंट का अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होंगे, क्या लीजर लीजी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, और डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल जो होगा लीजेस के केस में, उसके लिए AS 19 बनाया गया। अभी देखिए इसका क्लासिफिकेशंस जो है, मैं एप्लीकेबिलिटी में बता रहा हूं, जो एग्जाम्स में कई बार थियरी में पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछता है ना कि लीज की एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पे है, और एग्जाम्स में यह भी पूछता है कई बार कि लीज की एप्लीकेबिलिटी कहां पे नहीं है, किस टाइप के सिचुएशंस में यहां पर लीज एप्लीकेबल नहीं होता है, यह भी आपके एग्जाम्स में पूछता है। तो मेरे बच्चों, द स्कोप ऑफ AS 19 इज एज अंडर। लीजेज इज AS 19 इज एप्लीकेबल, AS 19 इज एप्लीकेबल टू ऑल लीजेज and applicable to agreements that transfer the right to use assets even though the leaser operate or maintain such assets। यहां पे क्या बोला है, उस एग्रीमेंट में भी लीज AS 19 का एप्लीकेशन होता है जिस एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर किया जाता है, और प्रॉपर्टी अभी भी लीजर ही ऑपरेट और मेंटेन करता है, सिर्फ प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर किया जाता है। टू एग्रीमेंट दैट ट्रांसफर द राइट टू यूज द एसेट्स, राइट टू यूज द एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है, बट द प्रॉपर्टी इज इवन ऑपरेटेड और मेंटेन्ड बाय द लीजर। इस सिचुएशंस में भी AS 19 एप्लीकेबल होता है। अब जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, AS 19 की एप्लीकेबिलिटी कहां पे नहीं है, AS 19 कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। देखिए, नॉट एप्लीकेबल लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर और यूज नेचुरल रिसोर्सेस, फॉर और यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस सच एज द ऑयल्स, गैस, टिम्बर, मेटल और अदर मिनरल राइट्स। जो नेचुरल रिसोर्सेस है ना, लीज AS 19 is not applicable. The scope of AS 19 is not applicable to explore for or to use the natural resources such as the oil, gas, timber, metals and other minerals, right? इसमें applicable नहीं होता है। AS 19 is not applicable in the licensing agreement for items such as motion picture films, video recordings, plays, manuscripts, पेटेंट्स एंड द कॉपीराइट। इन सब में AS 19 एप्लीकेबल नहीं होता। फिर लीज एग्रीमेंट टू यूज लैंड्स, लैंड को यूज करने के लिए जो लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, इसमें भी AS 19 एप्लीकेबल नहीं है। और एग्रीमेंट्स दैट आर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सर्विसेज, एग्रीमेंट्स दैट आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज दैट डू नॉट ट्रांसफर द राइट टू यूज एसेट्स फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी टू अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो चार जगह पे इसका नहीं है। लीज एग्रीमेंट टू एक्सप्लोर फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज के केस में नहीं है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर द आइटम्स सच एज द मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट, पेटेंट और कॉपीराइट के लिए नहीं है। लैंड यूज करने के लिए जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उसके लिए लीज एग्रीमेंट एप्लीकेबल, AS 19 एप्लीकेबल नहीं है। और एग्रीमेंट्स दैट आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज दैट डू नॉट ट्रांसफर द राइट टू यूज एसेट्स फ्रॉम वन पर्सन टू सर्विसेज दैट do not transfer the right to use the assets from one person to another person। तो ये चार ऐसा सिचुएशन है जहां पे लीज एग्रीमेंट्स के AS 19 एप्लीकेबल नहीं होते वाला पार्ट्स एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक से पढ़ने का, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद मेरे बच्चों अगला जो आपकी पॉइंट है, लीज का मतलब क्या होता है। पहले लीज का मतलब समझो।
फिर लीज का मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाऊंगा। लीज वर्ड का पहले आप मतलब समझिए, लीज क्या होता है। लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लीजर, लीजर कौन होता है भाई, लीजर कौन होता है, लीगल ओनर ऑफ द एसेट्स होता है, लीगल ओनर ऑफ द एसेट्स होता है, मतलब वह पर्सन को लीजर बोलते हैं जिसके नेम से एसेट्स रजिस्टर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीजर। तो लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द लीजर कन्वेज द लीजी, लीजी अनदर पार्टी है, इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट और सीरीज ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट्स, जिसको लीज रेंट बोलते हैं। लीजर क्या करता है, लीगल ओनर ऑफ द एसेट्स अपने प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट देता है लीजी को, और जिसके बदले में वह क्या लेता है, यहां पर पेमेंट लेता है और सीरीज ऑफ द पीरियोडिकल्स पेमेंट रिसीव करता है। और द राइट टू यूज एन एसेट्स फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ये एसेट्स कितने टाइम पीरियड के लिए, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए लीजी को देता है, ना कि उसका एक रेगुलर टाइम पीरियड फिक्स है। भाई एक टाइम पीरियड उसमें पहले से फिक्स किया गया, उतने टाइम पीरियड के लिए ये अलॉट किया जाता है। तो लीज एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर लीगल ओनर ऑफ द एसेट्स एक अनदर पार्टी जिसको लीजी बोलते हैं, उसको एसेट्स को यूज करने का राइट ट्रांसफर करता है इन द कंसिडरेशन ऑफ अ पेमेंट और अ सीरीज ऑफ द पीरियोडिकल पेमेंट्स विच इज नोन एज द लीज रेंट। लीज रेंट लेकर के और उसको एसेट्स को यूज करने का राइट ट्रांसफर करता है। फिर अब देखिए लीजर कौन होता है, इनका भी मैंने छोटा छोटा डेफिनेशन यहां पे रखा है। लीजर इज अ पार्टी हु गिव्स द एसेट्स ऑन लीज एंड गेट्स लीज रेंट। पता है, बोल चुका हूं मैं ऑलरेडी। लीजी कौन होता है, लीजी इज वन हु टेक्स द एसेट्स ऑन लीज, लीज एक तरह का रेंट होता है, एंड पे रेंट पीरियोडिकली एज पर एग्रीड टर्म्स, एग्रीड टर्म्स पे रेंट पेमेंट करता है। इसके बाद से आप लोगों को मैं बताने वाला हूं नॉन कैंसिलेबल लीज। नॉन कैंसिलेबल लीज, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर है, बट आपके एग्जाम्स में आगे का जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए बहुत यूजफुल है और जरूरी भी है पढ़ना। देखिए नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होता है, और नॉन कैंसिलेबल लीज इज अ लीज दैट इज कैंसिलेबल ओनली। नॉन कैंसिलेबल लीज कब कैंसिल होगा, ये तभी कैंसिल होगा अपॉन द अकरेंस ऑफ सम रिमोट कंटीजेंसीज, कुछ कंटीजेंसीज होने पे, कुछ कंटिजेंट इवेंट के बाद ही ये कैंसिल हो सकता है। विद द परमिशन ऑफ द लीजर, लीजर के परमिशन से ही कैंसिल हो सकता है। If the lessee enter into a new lease for the same or an equivalent assets with the same leaser, हर बार ना ये लाइन पढ़ लो और फिर ABC पढ़ो। A non-cancelable lease is a lease that is cancelable only if the lessee enters into a new lease for the same, जब लीजी लीजर के साथ सेम एसेट्स के लिए या क्यों कोई नए एसेट्स के लिए उसी लीजर के साथ एग्रीमेंट में इंटर करता है ना, तब जाकर के ये नॉन कैंसिलेबल लीज कैंसिल होता है। और नॉन कैंसिलेबल लीज इज अ लीज दैट इज कैंसिलेबल ओनली अपॉन पेमेंट बाय द लीजी ऑफ एन एडिशनल अमाउंट सच दैट एन इंसेप्शन कंटिन्यूएशन ऑफ द लीज इज रीजनेबली सर्टेन। ऐसे सिचुएशन को हम लोग इसको हम लोग नॉन कैंसिलेबल लीज बोलते हैं। अब आइए यहां पे, एक होता है आपका फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। ये आपका यहां पर क्लासिफिकेशन है, दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है। ये एग्जाम्स में डिफरेंस लिखने के लिए एग्जाम्स में आता भी है, थ्योरी भी आता है। सर प्रैक्टिकल्स हम इसके नहीं कराएंगे क्या, बिल्कुल कराऊंगा, प्रैक्टिकल तो ज्यादा कराऊंगा, मैंने ज्यादा प्रैक्टिकल रखा है। ये पीडीएफ भी सभी के साथ शेयर किया जाएगा और पीडीएफ आप लोग देखेंगे जरूर। क्या होता है, लीजेज आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज क्या होता है, इट इज अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट्स, टू ओनरशिप ऑफ एन एसेट्स। फाइनेंस लीज में क्या होता है, इट इज अ लीज दैट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप ऑफ द एसेट्स। एसेट्स के ओनरशिप से रिलेटेड जो भी रिस्क और रिवार्ड होता है सभी फाइनेंस लीज में ट्रांसफर हो जाते हैं। और
ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? इट इज अ लीज अदर देन द फाइनेंस लीज. A finance lease is an agreement to finance the use of equipment for a major part of its useful life. It is also called capital lease and it is nothing but a loan in disguise. फाइनेंस लीज क्या होता है? फाइनेंस लीज एक तरह का अरेंजमेंट होता है लोन देने का. फाइनेंस लीज क्या होता है? A finance lease is an arrangement to finance the use of equipment. आप कोई एसेट्स को, कोई इक्विपमेंट को यूज करने वाले हो, उसके यूज के लिए जो फाइनेंस किया जाता है, ठीक है ना, लंबे समय तक यूज करने के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? उस लीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस लीज. ठीक है, इसको कैपिटल लीज भी बोलते हैं. और अ लीज इज क्लासिफाइड एज एन ऑपरेटिंग लीज if it does not secure for the leaser the recovery of capital outlay plus a return on the fund invested during the lease term. A lease is classified as an operating lease if it does not secure for the leaser the recovery of capital outlay. मतलब जो कैपिटल लीजर है, लीजर मतलब प्रॉपर्टी का ओनर, जो कैपिटल आउटले किया, दैट मीन्स लगाया, उसके लिए भी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है. इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज. काम चलेगा तो लीज का मनी रियलाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज. फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंपेयर टू एन ऑपरेटिंग लीज इट इज लॉन्गर टर्म इन नेचर. फाइनेंस लीज लॉन्गर टर्म नेचर का होता है, शॉर्टर टर्म होता है. रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप आर पास्ड ऑन टू द लीजी. यहां पर ओनरशिप का जो रिस्क और रिवार्ड होता है, फाइनेंस लीज में क्या होता है? ओनरशिप का जो रिस्क एंड रिवार्ड होता है, ओनरशिप का जो रिस्क और रिवार्ड होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है लीजी को, ये ट्रांसफर हो जाता है. तो इसमें पूरा ना क्या होता है? रिस्क और रिवार्ड दोनों ही ट्रांसफर हो जाता है लीजी को. बट सिर्फ लीजर, फिर लीजर का सर मतलब क्या रहा? लीजर सिर्फ उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर बना रहता है, लेकिन उससे जो भी रिलेटेड रिस्क है, भाई खराब होगा एसेट्स, उसका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है लीजी को, और उससे जो बेनिफिट्स मिलेगा, रिवार्ड्स मिलेगा, उसका भी रिस्क पूरा, मतलब उसका बेनिफिट्स रिवार्ड सब लीजी को मिलेगा. सिर्फ लीगल ओनर लीजर रह जाता है. और यहां पे क्या होता है ऑपरेटिंग लीज में? द लीजी इज ओनली प्रोवाइडेड द यूज ऑफ द एसेट्स फॉर अ सर्टेन टाइम. रिस्क इंसिडेंट टू ओनरशिप बिलोंग्स होली टू द लीजर. मतलब इसमें रिस्क और लीगल ओनरशिप दोनों ही लीजर के पास होता है. क्लियर है? ये सब पढ़ना है, लर्न करना होगा आप लोगों को. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको लीव मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगा आपके साथ. इसके बाद आप आ जाओ बच्चों लीज में. लीज टर्म में प्राइमरी पीरियड और सेकेंडरी पीरियड. प्राइमरी पीरियड क्या है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच द लीजी हैज एग्रीड टू टेक ऑन लीज द एसेट्स. ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो है ना, ये प्राइमरी पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के पहले लीजी उस लीज एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं कर पाएगा. नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच द लीजी हैज एग्रीड टू टेक द लीज. मतलब अगर आप लीज पे ले रहे हो तो इतने ईयर तक का मिनिमम लीज तो आपको लेना ही पड़ेगा मिनिमम पीरियड के लिए टू टेक द लीज द एसेट्स. और सेकेंडरी पीरियड होता है फर्दर पीरियड. पहले मैं सेकेंडरी पीरियड में आने से पहले, लीजी में एक पेमेंट टू द लीजर ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड तक लीजी लीजर को पीरियोडिकल पेमेंट करता रहेगा. सेकेंडरी में क्या होता है? फर्दर पीरियड फॉर विच द लीजी हैज द ऑप्शन टू कंटिन्यू द लीज ऑफ द एसेट्स. जैसे मान लो पहले उसने लिया 5 इयर्स का लीज, से फॉर एग्जांपल, अभी देखा उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, सब कुछ ठीक है, तो उसने बोला कि अब और 10 इयर्स का लीज इस प्लेस का एक्सटेंशन कर देते हैं. तो वह हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन करेगा वह हो जाएगा हमारा सेकेंडरी पीरियड. क्या हो जाएगा? सेकेंडरी पीरियड. Further period for which the lessee has the option to continue the lease of the assets, which option at the inception of the lease it is reasonably certain that the lessee will exercise.
लीजी अपने विश पे एक्सरसाइज करता है। द पीरियड मे बी विथ और विदाउट फर्दर पेमेंट बाय द लीजी टू द लीजर, पेमेंट के साथ भी हो सकता है, विदाउट पेमेंट भी हो सकता है। इंसेप्शन ऑफ लीज क्या है? द इंसेप्शन ऑफ द लीज इज द अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ द लीज एग्रीमेंट and the date of commitment by the parties to the principal provisions of the lease at that date inception of lease बोला जाता है। A lease is classified operating और finance lease बोल चुका हूं मैं। Commencement of lease, commencement of lease में आ जाओ। The commencement of the lease term is that from which the leasee is entitled to exercise its right to use the leased assets। Commencement of lease कहां से माना जाता है? जब लीजर के पास से लीजी के पास उस पर्टिकुलर एसेट्स को यूज करने का अधिकार आ जाता है, जिस डेट से, उस डेट से कमेंसमेंट ऑफ लीज माना जाता है। और इट इज द डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द लीज। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द लीज होता है, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द लीज एज अप्रोप्रिएट। इसके बाद मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस मायने में है सर? थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी डिफाइन करने आता है, और एज वेल एज ये वाला टर्म आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे हमारे साथ, मैं कॉपी पे कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम लीज पेमेंट MLP, तो उसमें भी आपको हर क्वेश्चंस में आपको MLP वर्ड मिलेगा, मिनिमम लीज पेमेंट्स, मिनिमम लीज पेमेंट्स। तो याद रखिए एकदम अच्छे से इसको। Minimum lease payment are the payment over the lease term. Minimum lease payment are the payments over the lease term that the leasee is or can be required to make, excluding contingent rent, cost for service and taxes to be paid by and reimbursed to the leaser together with minimum lease payment। आप लोगों ने रॉयल्टीज चैप्टर पढ़ा था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रॉयल्टीज चैप्टर का लेक्चर्स आपने पढ़ाई किया था। सर हम लोग तो अच्छे से नहीं पढ़े थे उस चैप्टर को, ध्यान से सुनो। उसमें मिनिमम रेंट का एक प्रोविजन था, मिनिमम रेंट याद आ रहा होगा शायद आपको थोड़ा थोड़ा। मिनिमम रेंट मतलब इसके बियॉन्ड अगर वर्क होगा तो वर्क के हिसाब से लीजर को लीजी से पेमेंट मिलेगा, और अगर वर्क नहीं हुआ लीजी का तो मिनिमम इतना मुझे पेमेंट चाहिए। एक मिनिमम पेमेंट फिक्स होता है, उतना पेमेंट लीजी से लीजर को चाहिए होता है। सो मिनिमम लीज पेमेंट ऑफ द पेमेंट ओवर द लीज टर्म, पूरे लीज टर्म तक मिलता रहेगा। दैट द लीजी इज और कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक, लीजी इज रिक्वायर्ड टू मेक या लीजी कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक, एक्सक्लूडिंग कंटिजेंट रेंट। कंटिजेंट रेंट इसमें शामिल नहीं है। कंटिजेंट रेंट क्या होता है सर? जैसे मैं बोला ना, वर्क और बियॉन्ड, इस लिमिट के बियॉन्ड वर्क जाएगा तो वर्क के अकॉर्डिंग हम पेमेंट लेंगे, तो कंटिजेंट रेंट उसमें शामिल नहीं है। कॉस्ट फॉर सर्विस शामिल नहीं है, एक्सक्लूड करेगा। और टैक्सेस टू बी पेड एंड रिम्बर्स्ड टू द लीजर, लीजर को जो टैक्सेस पेमेंट करेगा या रिम्बर्समेंट होगा वो सारा चीज टुगेदर विथ, ये नहीं आएगा। टुगेदर विथ फॉर अ लीजी एन अमाउंट गारंटेड बाय द लीजी और बाय अ पार्टी रिलेटेड टू द लीजी, ये गारंटेड अमाउंट होता है। मिनिमम पेमेंट क्या होता है? मिनिमम लीज पेमेंट एक गारंटेड अमाउंट होता है जो लीजर को पेड करने के लिए गारंटी देता है कि हमारा काम अच्छे से, वर्क हम जिस वर्क के लिए प्लेस लीज पे ले रहे हैं, ये बिजनेस लीज पे ले रहे हैं, ये प्रॉपर्टी, ये एसेट्स, ये इक्विपमेंट हम लीज पे ले रहे हैं, हमारा बिजनेस चले या नहीं चले, मैं गारंटी पेमेंट मिनिमम आपको इतना पे करूंगा। दैट इज द मिनिमम लीज पेमेंट। For a leaser, any residual value guaranteed to the leaser by the leasee, the related party of the leasee, or a third party unrelated to the leaser that is financially capable of discharging his the obligation under the guarantee। मतलब गारंटर, मतलब थर्ड पार्टी कौन होता है? गारंटर, जो लीजी के बिहाफ पे गारंटी लेता है। रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू ऑफ अ लीज्ड एसेट्स इज द एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। लीज्ड एसेट्स का रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है? Residual value of a leased assets is the estimated fair value of the assets at the end of the lease term। Estimated leased residual value क्या होता है? Residual value leased assets का
जो एसेट्स लीज पे दिया गया है उसको लीज्ड एसेट्स बोलते हैं। लीज्ड एसेट्स का रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू होता है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। ओके, इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? इकोनॉमिक लाइफ इज आइदर द पीरियड ओवर विच एन एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर यूजर्स or the number of the productions or similar units expected to be obtained from the assets by one or more users। इसको इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट्स बोलते हैं। फिर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू इन केस ऑफ द लीजी the part of the residual value which is guaranteed by the lessee or by a party on behalf of the lessee, by the party on the behalf of the lessee, इसको हम लोग guaranteed residual value बोलते हैं। और in case of the lessor the part of the residual value which is guaranteed by or on behalf of the lessee or by an independent third party who is financially capable of being discharging the obligations and guarantee on behalf of the lessee। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, हालांकि ये सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फेयर वैल्यू इंपॉर्टेंट है। Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable willing parties in an arm's length transactions। इसको fair value बोलते हैं। Net investment in lease, net investment in the lease is the gross investment in the lease discounted at the interest rate implicit in the lease। discounted at the interest rate implicit in the lease से discount करने के बाद net investment in lease निकल के आता है। तो ये सब थियोरेटिकल पार्ट है इसका, थियोरेटिकल पार्ट है। इंक्रीमेंटल बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग कॉस्ट ये इंपॉर्टेंट है। द लीजी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट द लीजी वुड हैव टू पे ऑन अ सिमिलर लीज और इफ दैट इज नॉट डिटरमाइंड the rate that at the inception of the lessee would incur the borrow over a certain period and with the similar not important। ये भी आपका contingent rent, ये very important, contingent rent very important है। contingent rent is that portion of the lease payment that is not fixed in amount, ये amount में fix नहीं है but is based on the future amount of the factor that changes other than with the passage of time। ठीक है ना, जो अदर फैक्टर्स फ्यूचर में चेंज होते हैं, जैसे लीजी के साथ लीजर का एग्रीमेंट है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारे इस प्लेस को, इस इक्विपमेंट को, इस एसेट्स को यूज करके इतना सेल आने लगेगा तो उसके हिसाब से हम इतना % का प्रॉफिट आपसे लेंगे। ठीक है, इस तरह का कंटिंजेंट रेंट बोलते हैं। जो फ्यूचर के ग्रोथ के ऊपर रेंट डिपेंड करता है उसको कंटिंजेंट रेंट बोलते हैं। कंटिंजेंट रेंट is that portion of the lease payment that is not fixed in amount but is based on the future amount of a factor that changes other than with the passage of time, that changes other than that with the passage of time के साथ होता है, जैसे कि percentage of future sales, amount of future use, future price indices, future market rate of interest, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब भाई मेन बात शुरू होने जा रही है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लीजी। लीजी के बुक में अकाउंटिंग, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में क्या होता है? रिकॉग्नाइज फाइनेंस लीज एज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लीज्ड एसेट्स एज एन एसेट्स और ऑब्लिगेशन टू पे फ्यूचर रेंटल एज लाइबिलिटी। जो लीज्ड एसेट्स हुआ उसके लिए, लीजी के लिए एसेट्स होता है और जो फ्यूचर में उसको उसके रेंटल पेमेंट करने वो उसके लिए लाइबिलिटी होते हैं। तो ये सबसे पहले क्या करता है? अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करता है। लीजी जब कोई गुड्स को लीज पे लेता है, गुड्स बोल रहा हूं मतलब कोई एसेट्स को लीज पे लेता है, तो वह अपने पहला उसका बुक ऑफ अकाउंटिंग करते वक्त वह क्या करेगा? एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है। लीज्ड एसेट्स उसके लिए एसेट्स होता है और जो उस लीज्ड एसेट्स के लिए वह रेंट का पेमेंट करेगा, अमाउंट का पेमेंट करेगा, वह उसके लिए फ्यूचर लाइबिलिटी होगा। फिर इसके बाद से अमाउंट इक्वल टू लोअर ऑफ, किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करता है? रिकॉग्नाइज द एसेट्स और लाइबिलिटीज एट अमाउंट इक्वल टू लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट। तो इस दोनों में से फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट्स लोअर वाले को लिया जाएगा, इस दोनों में से लोअर अमाउंट को लिया जाएगा।
फिर द डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इज द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज if it is practicable to determine that if not leasee incremental borrowing rate should be used. फिर initial direct cost of the leasee are added to the amount recognized as an assets, उसके साथ ऐड करते हैं. तो ये पूरा हम लोगों को स्टेप्स लिखा है, जो स्टेप्स ऑब्वियसली आपको लिखने के लिए एग्जाम्स में नहीं आएगा. हम लोगों को एग्जाम्स में आएगा तो इसमें से ये आपका फाइनेंस लीज से रिलेटेड पूरा थ्योरी दिया हुआ है. ये सब फॉर्मूला, ये सब प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे इसके बेस पे हम लोग. अभी सारा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे एक साथ, ये तो कंफ्यूजन भी होने लगेगा. एक हम लोग सम भी करते हैं इसका, एक प्रैक्टिकल सम एटलीस्ट करते हैं अभी. अब आइए इस क्वेश्चंस को करते हैं. प्रीमियम क्वेश्चंस एकदम एग्जाम टाइप में, सब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने ज्यादा रखा है. आप यकीन मानो मैंने देखो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें उठा के रखा है. सारा मतलब एग्जाम्स के लिए ना जितने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सारे कवर कर लिया मैंने. तो इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल आने के चांसेस है, और जो थ्योरी में एक दो मैंने बोला इंपॉर्टेंट उसको आप अच्छे से कर लेना. ठीक है. आइए क्वेश्चन नंबर 1. मैं आज एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आज वाले सेशन में, बट ये अच्छा क्वेश्चन है. अ मशीन हैविंग एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर. मशीन का लाइफ कितने साल का है? 6 साल मशीन की जिंदगी है. इज लीज्ड फॉर 4 ईयर्स, और 4 साल के लिए उसको लीज पे दे दिया गया. बोथ द कॉस्ट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी आर ₹7 लाख. मशीन का कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन दोनों ही 7 लाख रुपए का है. ठीक है ना, दोनों ही 7 लाख रुपए का है. द अमाउंट विल बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द टर्मिनेशन ऑफ द लीज. ये विल बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लीजर को पेमेंट करेगा. एट द टर्मिनेशन ऑफ द लीज, लीज के टर्मिनेट होने पे लीजर विल गेट बैक द मशीनरी, और लीजर उस मशीनरी को टेकन बैक कर लेगा. द अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज. रेसिडुअल वैल्यू का मतलब मैंने समझाया, और ये अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4 ईयर्स दे रखा है 70,000 रुपीज. अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 4th ईयर हमें दे रखा है 70,000 रुपीज का. ठीक है ना. The IRR, internal rate of return of the investment is 10%. The present value of annuity factor, annuity factor ₹1 का 4 साल में 10% के रेट से ये हो जाएगा 3.169. ये एन्यूटी का वैल्यू दिया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे. प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका यूज करेंगे. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1. अच्छा, ये द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर एट एन्यूटी फैक्टर का दिया है, और द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 ड्यू एट द एंड ऑफ द 4 ईयर 10% इंटरेस्ट रेट इज 0.683. दोनों दिया हुआ है. ये एन्यूटी फैक्टर दिया है, ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है. स्टेट विथ रीजन वेदर द लीज कंस्टिट्यूट्स फाइनेंस लीज. क्या ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, ये आपको बताना है. और दूसरा, हमें अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कंप्यूट करना है. अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम हमें कंप्यूट करना है. तो आप पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1 देकर के स्टार्ट कर दीजिए. पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 1 देकर के स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है ना. AS 19 पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर आपको ले लेना है यहां पर 1. ठीक है मेरे बच्चों, 1. हमें यह बताना है कि फाइनेंस लीज होगा कि ऑपरेटिंग लीज होगा. तो लिख देंगे फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज. और ऑपरेटिंग लीज. ठीक है ना. फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज. हमें यहां पे जो अनगारंटेड वैल्यू हमें दे रखा है ना, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू दे रखा है,
इसको हम लोग URV बोलते हैं, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू को इन शॉर्ट हम लोग URV बोलते हैं। इस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा यहां पे, देखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 70,000 रुपीज इसकी वैल्यू है। और प्रेजेंट वैल्यू इसकी फाइंड करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर से, एन्युटी फैक्टर से नहीं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ द 4 years एट 10% रेट, इंटरेस्ट रेट से 0.683 से 0.683 से। तो ये आ जाएगा 70,000 इंटू 0.683, 47,818 आ गया। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। कितने रुपए का है लीज पेमेंट? लीज पेमेंट कितने रुपए का है? बोथ द कॉस्ट एंड द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन आर ₹7 लाख। 7 लाख रुपीस का पूरा कॉस्ट है, लेकिन ये कितने साल के लिए दिया गया है इसको लीज पे? 4 साल के लिए इसको लीज पे दिया गया है लोगों को, इसको 4 साल के लिए लीज पे दिया है। तो अनगारंटेड वैल्यू को टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमें निकल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमें यहां पे पता चल जाएगा। ये कैसे हम लोग निकालेंगे? पीवी ऑफ MLP इसको बोलते हैं, मिनिमम लीज पेमेंट। 7 लाख रुपीस में से माइनस कर दो 47,818 को। 7 लाख माइनस 47,818 तो 6,52,182 रुपीज आ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP टू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के ऊपर निकालेंगे। तो यहां पे देखो प्रेजेंट वैल्यू इसका कितना है 6,52,182 और फेयर वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, फेयर वैल्यू दिया है 7 लाख। फेयर वैल्यू भी है, कॉस्ट वैल्यू भी है, दोनों। तो डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 7 लाख इंटू 100, 652,182 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 लाख। यह आ जाएगा 93.17%, 93.17%। ठीक है ना? 93.17%। यहां पे अब इसको क्या बोला जाएगा? अब बताओ कि कौन सा लीज ये बोला जाएगा। ठीक है ना? ये कौन सा लीज बोला जाएगा? यहां पे देखिए, चार साल में 6 साल में 4 साल के लिए लीज दिया गया। मतलब अगर आप 4/6 करते हो तो कितना आ जाएगा? इंटू 100, 66.67%। 6 साल मशीन का उम्र ही है और 4 साल के लिए लीज दे दिया गया। मतलब 4/6 करोगे तो अपने पूरे लाइफ टाइम जो है मशीनरी का, उसका 66.67% उसका वो लीज टर्म है। पूरा जो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स है, ध्यान से सुनो ना,
पूरा यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट से उसका 66.67% क्या दे दिया गया, लीज में दे दिया गया। सो यहां पर ये और उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट है 93% है, ठीक है 93% है। तो आप यहां पे कंक्लूजन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, आप यहां पे एक हेडिंग देकर के लिखिएगा कंक्लूजन। आपको कारण के साथ बताना था ना कि ये कौन सा लीज होगा, तो कंक्लूजन लिखिएगा, लिखिएगा द लीज टर्म इज, द लीज टर्म इज 6 years, द लीज टर्म इज 4 years आउट ऑफ 6 years, ऐसे लिखो, द लीज टर्म इज 4 years आउट ऑफ 6 years, that is 4 by 6 into 100 equal to 66.67% of useful life, ठीक है ना, of useful life। ये लिख लिया आपने, फिर लिखना फुल स्टॉप देके, also the present value of lease payment is, also the present value of lease payment is, also the present value of lease payment is around, also the present value of lease payment is around 93% of fair value, around 93% of fair value, 93% of, also the present value of lease payment is, present value of lease payment is around 93% of the fair value, यानी फेयर वैल्यू का 93% क्या हो जाएगा, लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू होगा, लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू होगा, कॉमा देकर लिखना कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का सबसे ज्यादा पोर्शन पेमेंट हो जा रहा है ना, कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू, कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू, कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू, फुल स्टॉप देके लिखिएगा, therefore lease is finance lease, therefore lease is finance lease, लीज कौन सा बोला जाएगा, ये फाइनेंस लीज बोला जाएगा, कौन सा लीज बोला जाएगा, ये फाइनेंस लीज बोला जाएगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से, ठीक है ना, अब देखो यहां पे ये सब बात यहां पर 1 2 ये सब पॉइंट्स जो लिखे हो ना, ये सब में लिखा हुआ है, तो ये सब आपको रीड करना ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये सब रीड करना आप लोग, छोड़ना मत इसको। इसके बाद हम लोगों को इसका सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था, सेकेंड पार्ट में हमें अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना है, तो हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होगा, यहां पर एनुअल लीज पेमेंट कितना हो जाएगा, एनुअल लीज पेमेंट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे एन्यूटी फैक्टर को, एन्यूटी फैक्टर को, एनुअल लीज पेमेंट निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइडेड बाय द एन्यूटी फैक्टर फॉर, कितने साल का एन्यूटी फैक्टर दिया हुआ है,
एन्युटी फैक्टर फॉर 4 years दिया हुआ है, एट द एंड ऑफ 4 years, एन्युटी फैक्टर फॉर 4 years। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कितना है? 6,52,182 डिवाइडेड बाई एन्युटी फैक्टर कितना है? एन्युटी फैक्टर है 3.169। 3.169। सिक्स 652,182 डिवाइडेड बाई 3.169, 20,58,000, 20,58,000। 20 लाख, हमने सही किया था ना, 70,000 इंटू 0.683, 47, ये 47,810 था, है ना? तो ये अमाउंट भी 10 चेंज होगा। ₹7,00,000 माइनस 47,810, 652,190, वन। ये 93.17%, वैसे 93% ही अप्रोक्स आएगा वो, ये ठीक है। यहां पर भी 190 हो जाएगा ये। $652,190 डिवाइडेड बाई 3.169, क्या जाएगा? 205,803, 205,803, ठीक है ना? फिर इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? टोटल लीज रेंटल फॉर लीज पीरियड, ये 4 साल से इसको टोटल लीज रेंटल कितना होगा ये निकाल देंगे। ये एनुअल है तो 4 साल में कितना होगा? टोटल लीज रेंटल इन 4 years, 205,803 इंटू 4, 1 साल का इतना तो 4 साल का कितना? 205,803 इंटू 4, 823,212, 823,212 आ जाएगा 1 साल का। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू हम लोगों का कितना है? अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है 70,000 का, इसमें ऐड कर दो 70,000 रुपीज, 893,212, 893,212 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज बोला जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज, इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज बोलते हैं।
अब प्रेजेंट वैल्यू इसमें से लेस कर देंगे हम लोग। यही स्टेप हर बार फॉलो करना है, यही स्टेप आपको हर बार फॉलो करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP एंड URV। MLP है कितना? 6,52,190, 6,52,190 प्लस URV कितना है? URV है 47,810, 47,810, 652,190 प्लस 47,810, 7 लाख रुपए जी आ जाएगा, ठीक है। 7 लाख ये माइनस करके आएगा अनअर्न्ड रेसिडुअल इनकम। अनअर्न्ड रेसिडुअल इनकम माइनस 893,212, 193,212, 193,212, this is the unearned residual income। अनअर्न्ड रेसिडुअल इनकम हम लोगों का ये निकला, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। अब अगले क्लास में तो सिर्फ मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोगों को। होप सो आपने कॉपी कर लिया होगा। अगले क्लास में बाकी इसको कवर करता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।